वेलकम बैक फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल के द्वारा जो हम लोग वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। और उसी के साथ आज जिस टॉपिक पर हम आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े इश्यूज में से इस इशू को कहा जा सकता है और हाल ही में बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट जब हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आप लोगों ने उसको बहुत चाहा, सराहा, आपका बहुत वैल्यूबल फीडबैक भी हमें मिला। उसमें भी कई लोगों ने कमेंट्स किए, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कि सर क्यों ना इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट जो हाल ही में आप देख रहे होंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम अभी जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में तो आपको बताएं ही बताएं, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएं। इसका मतलब कि ऐसा क्या रहा हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, कि ये लड़ाई पनपी, जन्मी, बढ़ी और आज लगभग 100 से ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन ये लड़ाई ज्यों की त्यों बनी हुई है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि टाइम के साथ ये इश्यू और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो दोस्तों, कोशिश करेंगे कि इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर के माध्यम से सबसे पहले तो हम आपको जो लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट अभी चल रही है, इनफैक्ट आज ही इजराइल ने रिटेलिएट किया है गाजा पे, क्योंकि गाजा से लगातार रॉकेट फायर हो रहे थे इजराइल के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम जो लेटेस्ट इवेंट है इसको आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो सेकंड हाफ होगा इस लेक्चर का, उसके माध्यम से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, एक हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इशू के पॉसिबल पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कई बार सुझाए हैं, जिसमें यूरोप और यूएस दोनों ने कई बार इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को सजेस्ट भी सॉल्यूशंस किए हैं। लेकिन आज का लेक्चर हमारा इशू को सिर्फ समझने से रिलेटेड होगा। सॉल्यूशन रिलेटेड वीडियो सेपरेटली बाद में लॉन्च किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हाल ही में ये जो कन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टाइन की क्यों बनी रही। मंडे को एक बड़ी लड़ाई, मैं कहूंगा, छिड़ गई इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। जेरूसलम जो एक्चुअली जहां पे मेन लड़ाई अभी चल रही है, जिसको लेके मेन लड़ाई चल रही है, चली आ रही है, अगर आप उसका सिग्निफिकेंस देखें तो मुझे लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा हो गए अरब्स और ज्यूज के बीच में जेरूसलम पे कौन कब्जा करेगा, कौन अपने रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म कर पाएगा और किसका वहां पर आधिपत्य रहेगा, इसको लेके 100 से ज्यादा साल से लगातार टेंशन बनी हुई है। और किसी ना किसी शेप और फॉर्म में ये कन्फ्लिक्ट रह रहकर समय के साथ बार बार उभरती रहती है। इनफैक्ट मुझे लगता है अभी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया जहां पर जो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स हैं और इजरायली पुलिस हैं, इन दोनों के बीच में लगातार तनातनी बनी हुई है। इसमें मुझे लगता है सैकड़ों से ज्यादा लोग मारे गए हैं और न्यूज के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें मुझे लगता है काफी संख्या में बच्चे भी हैं, फीमेल्स भी हैं, जो एक बहुत ही बेहद ही अनफॉर्चुनेट, दुखद इवेंट है। और ये जो लड़ाई हुई, अगर आप देखें कि भाई किस चीज पे, कहां पे ये लड़ाई एक्चुअली अभी हो रही है, तो जेरूसलम की जो ओल्ड सिटी है वहां पर एक्चुअली इस लड़ाई की इस बार शुरुआत हुई। जेरूसलम की अगर आप ओल्ड सिटी देखें या जेरूसलम का पुराना आप शहर देखें तो ये एक ऐसा स्पॉट है जो कि तीनों रिलीजन्स, तीनों कम्युनिटीज, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, तीनों के लिए रिलीजियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। और क्यों सिग्निफिकेंट रहा है ये अगली हम कुछ स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि तीनों रिलीजन्स के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहा है, सिग्निफिकेंट रहा है, इस पे कब्जे को लेकर, इस पे आधिपत्य को लेकर हमेशा से आपस में टेंशंस बनी रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस बनी रही है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में पिछले हफ्ते मंडे को
ऐसा क्या हुआ कि बात इस कदर बिगड़ गई कि दोनों में आर्म कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से शुरू हो गई। तो अगर आप देखें, पैलेस्टीनियंस को रोका गया इजरायली फोर्सेस द्वारा एंटर करने से जो ईस्ट जेरूसलम का पार्ट है जहां पर वो वर्शिप करते हैं। और यह हुआ जब रमजान का महीना शुरू होने वाला था, जो कि मुस्लिम्स के लिए एक पवित्र महीना कहा जाता है, होली मंथ कहा जाता है, उससे जस्ट पहले। उसके बाद जब दोनों में टेंशन्स बढ़ी तो ये जो बैरिकेडिंग की इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, इजरायली पुलिस ने, इसको बातचीत से हटा लिया गया। लेकिन जब इविक्शन का एक नया प्लान निकल कर आया इजराइल की तरफ से कि काफी फैमिलियों को जो ईस्ट जेरूसलम है, जो कि सबसे मैं कहूंगा कंटेस्टेड टेरिटरी है पूरे एरिया की, वहां से कुछ पैलेस्टीनियन फैमिलीज को हटाया जाएगा, निकाला जाएगा इजराइल फोर्सेस के द्वारा। तो ये जो पहला इवेंट रहा कॉन्फ्लिक्ट का, वो सबसाइड होने लगा। लेकिन इस नई टेंशन की वजह से इसको नई आग मिली, मुझे लगता है नई इस कॉन्फ्लिक्ट को एनर्जी मिली। और उसके कारण मंडे को फिर रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स, ये सब लॉन्च होने लगे, जो कि होली हिल टॉप कंपाउंड है। और उसमें सैकड़ों पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्टर्स थे वो बेसिकली इसमें हर्ट हुए। साथ ही साथ इसमें दर्जनों जो इजरायली पुलिस फोर्सेस के जवान हैं या जो महिलाएं हैं, वो भी इसमें लगातार इंजर्ड होती जा रही हैं। तो ये तो हुआ कि अभी हाल ही के पिछले 7 दिन 10 दिन के अंदर ऐसे क्या इवेंट्स रहे। स्टार्ट हुआ कि इजराइल पुलिस ने रोका रमजान के महीने में ईस्ट जेरूसलम का जो रिलीजियस स्पॉट है वहां पर वर्शिप करने से। उसके बाद एक एविक्शन प्लान प्रपोज किया, जो कि यूरोप और अमेरिका दोनों ने उसका अपोजिशन किया, ईस्ट जेरूसलम से जो बेसिकली मुस्लिम फैमिलीज हैं उनको इवैक्यूएट करने को लेकर। और यही एक स्पार्क बन गया और यही एक कैटलिस्ट बन गया इस लड़ाई को वापस से जिंदा करने के लिए। अगर आप देखें कि ऐसी क्या जगह है, क्या कारण है जिसके कारण ईस्ट जेरूसलम को लेकर हमेशा से इतना विवाद बना हुआ है। अगर आप इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ज्यूज पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो जेरूसलम उनके हिसाब से एक यूनिफाइड एटर्नल कैपिटल है। मतलब ज्यूज की ग्लोबल राजधानी या कैपिटल वो बनाना चाहते हैं जेरूसलम को। और इसीलिए इन्होंने जब 1967 में मिड ईस्ट वॉर हुआ, जिसमें इजराइल ने ऑफेंस किया अरब वर्ल्ड के खिलाफ, पर्टिकुलरली इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, और उसमें इजराइल को बहुत सक्सेस भी मिली। और उसी सक्सेसफुल मैं कहूंगा वॉरफेयर के दौरान इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम, जिसके अंदर कि ईस्ट जेरूसलम की जो ओल्ड सिटी है उसको भी कैप्चर कर लिया। ईस्ट जेरूसलम कैप्चर किया। ईस्ट जेरूसलम में जो ओल्ड सिटी है, जो कि सभी के लिए, तीनों कम्युनिटीज के लिए पवित्र है, होली है, उसको कैप्चर किया। साथ ही साथ जॉर्डन से उस वक्त वेस्ट बैंक और गाजा, इन दोनों पीसेस को भी इजराइल ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये जो 1967 का वॉर हुआ, मिड ईस्ट वॉर, और इसमें ये जो टेरिटरीज कैप्चर की गई, क्योंकि उस वक्त ये यूएन चार्टर के खिलाफ माना गया, तो इंटरनेशनली इस एनेक्सेशन को अभी तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है। और इस कारण से आज तक भी ये जो 3 पर्टिकुलर टेरिटरीज कैप्चर की गई 1967 में, जिसमें ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा, इन तीनों टेरिटरीज को लेकर आज तक भी एक बड़ा विवाद लगातार बना हुआ है। और मंडे को भी यही हुआ कि क्योंकि इजराइल ने 1967 में इन टेरिटरीज पे अपना कब्जा कर लिया, लेकिन इंटरनेशनली और पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड द्वारा इन कैप्चर टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इजराइल का पार्ट होना, उस कारण से इजराइल ने अपना जो डोमिनेशन है या यहां पे जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको और बोल्स्टर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो मंडे है उस दिन डिक्लेयर किया गया कि जेरूसलम डे मनाया जाएगा और सेलिब्रेट किया जाएगा कि हमने जो अनेक्स कर लिए, ये जो टेरिटरीज हम लोगों ने अरब वर्ल्ड से, पर्टिकुलरली जॉर्डन से, सीरिया से, इजिप्ट से हम लोगों ने, और पैलेस्टाइन से हम लोगों ने जो टेरिटरी अनेक्स कर ली थी 1967 में, उसको हम लोग मनाएंगे अब एक जेरूसलम डे की तरह। और जो एनेक्सेशन हुआ है इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। उसको सेलिब्रेट करने के लिए सैकड़ों, मैं कहूंगा हजारों इजरायलीज
वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन या एक बड़ी रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि जो ज़मीन जिस पे अभी तक किसी तरह की कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लगातार लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जिस पे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, अगर आप ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी से आप अगर कोई मार्च निकालने की कोशिश करेंगे तो जो दूसरा पक्ष है वो इससे बेसिकली अग्रीव्ड होगा और रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, मंडे को भी यही हुआ जब इजरायली पब्लिक ने या उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने अपना मार्च निकालने की कोशिश की, जेरूसलम डे मनाकर। ये जो एनेक्सेशन हुआ था 1967 में, इन तीनों टेरिटरीज के ऊपर अपना डोमिनेशन प्रूव करने के लिए। और उसके रिएक्शन में जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन थी उनको मुझे लगता है ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके हिसाब से आज भी ये तीनों टेरिटरीज अरब वर्ल्ड के पास हैं और इजराइल का एक लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। और वहीं से शुरुआत हुई इस बार हाल ही में जो अभी क्लैश दोनों कंट्रीज के बीच में या दोनों जगहों के बीच में लगातार बना हुआ है। अब हम आपको बता दें एक छोटे से इंपॉर्टेंट जगह के बारे में। जगह का नाम आपने इंपॉर्टेंट समझ ली ईस्ट जेरूसलम की, कि इजराइल चाहता है कि ये हमारी कैपिटल बने। ईस्ट जेरूसलम तीनों रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूज हो। और जब एनेक्सेशन हुआ 1967 में, तीनों टेरिटरीज का वेस्ट बैंक हो, गाजा हो, ईस्ट जेरूसलम हो, जिसमें ओल्ड सिटी भी इंक्लूडेड है, इनको अभी तक अरब वर्ल्ड ने प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, खासतौर से पैलेस्टाइन ने, सीरिया ने, ईरान ने। और इस कारण उसको लेजिटिमेटली क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है और यूएन चार्टर के अगेंस्ट माना गया है, तो अभी भी दोनों कंट्रीज के बीच में लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बार का जो क्लैश हुआ मंडे, जब जेरूसलम डे मनाने को लेकर जो ये मार्च निकलना था, उस मार्च की वजह से जो रिएक्शनरी फोर्सेस दोनों कंट्रीज की तरफ से आपस में टकराई, तो जो जगह थी जहां पर ये क्लैशेस स्टार्ट हुए, उस जगह का नाम है अल अक्सा मॉस्क। और ये अल अक्सा मॉस्क है जो पुराना शहर है, ओल्ड सिटी है ईस्ट जेरूसलम में, वहां पर ये मॉस्क सिचुएटेड है। इस मॉस्क की अगर आप रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखें कि क्या ऐसा खास है इस मस्जिद के बारे में, मॉस्क के बारे में, तो अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए पूरी दुनिया में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। और क्योंकि ये इतनी होली साइट मानी जाती है इस्लाम में, यहां पर वर्शिप को लेके हमेशा से डिफरेंट रिलीजन्स और कम्युनिटीज में एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी रही है। एक तरफ तो इस्लाम इसको सबसे तीसरी पवित्र जगह मानता है, वहीं पे अगर आप बात देख लें तो गोल्डन डोम ऑफ रॉक भी इसी पर्टिकुलर छोटे से प्लेटो एरिया पर ही स्थित है। मुस्लिम्स इस पूरे प्लेटो, इस पूरी जगह को नोबल सेंचुरी के नाम से जानते हैं। ये वॉल्ड प्लेटो है, मतलब इसमें दीवार बनी हुई है, चार दीवारी है। ये जो वॉल्ड प्लेटो है ये जूस के लिए भी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। और इसका नाम अगर आप जूस लिटरेचर में देख लें तो इसका नाम लिखा गया है टेम्पल माउंट, क्योंकि जूस का जो रिलीजन था उसमें बेसिकली टेम्पल्स एंशिएंट लिटरेचर और एंशिएंट हिस्ट्री में प्रेवलेंट थे, एग्जिस्ट करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि रोमन्स जब अटैक किया रोमन्स ने, तो उन्होंने सेकंड जो टेम्पल था जूस का, उसको 70 एडी में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो सेकंड टेम्पल था ये इसी वॉल्ड प्लेटो पर स्थित था। सिर्फ उसकी आज वॉल्स, वेस्टर्न वॉल, मतलब उसकी सिर्फ पश्चिमी दीवार ही आज की तारीख में बची हुई है। तो एक तरफ तो ये मॉस्क है जो प्लेटो है, मुस्लिम्स के लिए थर्ड मोस्ट होलीएस्ट प्लेस माना गया है। जूस के लिए इनका जो टेम्पल माउंट है, जो सबसे होली जगह है, वो भी वॉल्ड प्लेटो की जो वेस्टर्न वॉल बची हुई है, पुराने मंदिर को जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया रोमन्स द्वारा, ये भी इसी जगह पर बेसिकली प्लेस्ड है और बेस्ड है। जो ये मस्जिद बनी जिसको मुस्लिम्स थर्ड होलीएस्ट जगह मानते हैं, ये कई सेंचुरीज बाद बनी इस
मंदिर के एग्जिस्टेंस में आने के बाद। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पहले वहां पर जूस का टेम्पल एग्जिस्ट करता था, रोमन्स आए, डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद इस्लाम के रूलर्स ने वहां पर जो अल अस्क मॉस्क है उसको स्टैब्लिश किया बाद की शताब्दियों में, बाद की सेंचुरीज में। सो अगर एक्चुअली आप देखें तो जो होली हिल टॉप है उसका क्योंकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस इतना हाई है तो हमेशा दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड के बीच में हमेशा एक टेंशन का माहौल बना रहता है। तो अभी हम आपको यह भी बता दें कि कौन सी वो कंट्री है या इस पर्टिकुलर जो ये वॉल्ड प्लेटो है या फिर होली हिल टॉप है, इसका मैनेजमेंट हाल ही में कौन कर रहा है। और आप सरप्राइज होंगे बात समझ के कि ना इजराइल इस होली हिल टॉप का मैनेजमेंट कर रहा है, ना ही पैलेस्टाइन इस होली हिल टॉप का मैनेजमेंट कर रहा है। इनफैक्ट इसका जो मैनेजमेंट कर रहा है वो इसका मैं कहूंगा ओरिजिनल ओनर वो है जॉर्डन। जब 1967 का मिड ईस्ट वॉर हुआ तो ईस्ट जेरूशलम इजराइल द्वारा जॉर्डन से ही अनेक्स किया गया। इनफैक्ट गाजा और वेस्टर्न बैंक भी जॉर्डन से ही लिया गया और इस वजह से जॉर्डन इसको एक इस्लामिक एंडोमेंट जिसको वक्फ कहा जाता है, वक्फ के थ्रू इसका मैनेजमेंट अभी जॉर्डन द्वारा देखा जा रहा है। अगर आप प्रे की बात देख लें कि कौन सी कम्युनिटी कहां तक आकर अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रे कर सकते हैं, तो जो वेस्टर्न वॉल है माउंट टेम्पल की जो सिर्फ बची हुई है, जो 70 एडी में जो इनका सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया था उसके रिमेन्स बचे हुए हैं। जो जूस हैं अभी सिर्फ वहीं तक अलाउड हैं अपनी बेसिकली रिलीजियस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। बाकी जो जगह है वहां पर सिर्फ मुस्लिम्स ही अलाउड हैं जो जाके वहां पे अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को बेसिकली कैरी आउट कर सकते हैं। हाल ही के सालों में ये अरेंजमेंट चला रहा था 1967 से यूएन चार्टर के हिसाब से, अरब कंट्रीज इजराइल यूएन की हेल्प से जो ये एक अरेंजमेंट सेटअप किया गया इसको फॉलो किया जा रहा था। लेकिन हाल ही के अगर आप कुछ साल में देखें तो कुछ रिलीजियस ग्रुप्स, पर्टिकुलरली जो नेशनलिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना जो अरेंजमेंट 1967 में स्टैब्लिश किया गया इजराइल, जॉर्डन और मुस्लिम रिलीजियस अथॉरिटीज के बीच में, उस बेसिकली अरेंजमेंट से थोड़ा सा हटकर कोशिश की जाए कि जो बाकी ईस्ट जेरूशलम है, ये जो वॉल्ड प्लेटो है, यहां पर भी जूस को वर्शिप करने अलाउ किया जाए। इनफैक्ट कई इजरायलीज का यह भी मानना है कि अगर वो जगह तीनों रिलीजन्स के लिए जब इक्वली सिग्निफिकेंट है या सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना उस जगह को सिर्फ मुस्लिम्स के बजाय बाकी सभी रिलीजन्स के लिए भी ओपन कर दिया जाए। और इसी बात को लेके इनमें आपस में हमेशा एक मिसट्रस्ट की भावना, जिसे मैं कहूंगा, बनी रहती है। इजरायलीज चाहते हैं कि सभी के लिए वो जगह ओपन हो, वहीं पैलेस्टीनियंस और अरब वर्ल्ड को लगता है कि अगर हमने इस जगह को इजरायलीज के लिए भी ओपन कर दिया तो जैसे उन्होंने ईस्ट जेरूशलम, जैसे उन्होंने वेस्ट बैंक, जैसे उन्होंने गाजा अनेक्स किया है 1967 में, कहीं ऐसे ना हो कि जो होली हिल टॉप है, जो हमारे लिए एक धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से इतनी पवित्र जगह है, उस पर भी धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया जाए और हमें वहां से हटा दिया जाए। एक और जो बड़ा इशू है, थॉनी इशू है इस पर्टिकुलर जगह को लेके, ईस्टर्न जेरूशलम को लेके, वो ये भी है कि अगर ईस्टर्न जेरूशलम में कोई जू पैदा होते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली इजरायली सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन अगर ईस्ट जेरूशलम में कोई पैलेस्टीनियन बेसिकली वहां पे पैदा होते हैं तो उनको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसका प्रोसेस बहुत लेंदी है। काफी ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं कि उनको सिटीजनशिप, इजरायली सिटीजनशिप ग्रांट नहीं हो पाती। इस वजह से जो ईस्टर्न जेरूशलम की जो पॉपुलेशन है उनको लगता है कि हमारे साथ, क्योंकि हम जूज नहीं हैं, रहते उसी जगह हैं जिस पे इजराइल ने एक्चुअली कब्जा कर रखा है 1967 से, उसके बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। जूज को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री की जिसका कब्जा है वहां पर, वो है इजराइल। और क्योंकि हम पैलेस्टीनियंस हैं, हम जूज नहीं हैं,
तो उस जगह पे होने के बावजूद, रहने के बावजूद, इजराइल का वहां कब्जा होने के बावजूद भी हमको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप क्यों नहीं मिलती है? उसके अलावा इजराइल ने पिछले कई दशकों में, जिसमें कई बार लड़ाई बढ़ी है, इनफैक्ट यूएस को भी इंटरवीन करना पड़ा, ईयू को भी इंटरवीन करना पड़ा, यूनाइटेड नेशंस को भी इंटरवीन करना पड़ा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी बीच में स्टेप इन करना पड़ा। पिछले कुछ दशकों में ईस्ट जेरूसलम में इजराइल ने अपने सेटलमेंट्स बना लिए, स्टैब्लिश कर लिए और लगातार उनको एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। अगर आज के आप कुछ फिगर्स देख लें तो आज की तारीख में ईस्टर्न जेरूसलम में लगभग 2,20,000 ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है, ऐसे लोग वहां रहते हैं जो कि इजराइल द्वारा उस जगह बसाए गए हैं। और इसका इंपैक्ट क्या है या इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट है क्योंकि ईस्ट जेरूसलम में इजराइलीज द्वारा अपने लोगों को लगातार पुश किया जाता रहा है, तो जो पैलेस्टाइंस वहां पे रह रहे थे या उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके लिए जो अवेलेबल जगह है या जो जगह बची है वो लगातार श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसकी वजह से जहां पे जूज एक कंफर्टेबल लाइफ अपनी जी पा रहे हैं, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ले पा रहे हैं, वहीं जो पैलेस्टीनियंस वहां पे रह रहे हैं वो शायद अपने आप को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं कि ना हमको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती है, साथ ही साथ जो रहने की हमारी जगह है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्राउडेड होती जा रही है। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इस बार अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसका जो मेन रीजन था कि रमजान के महीने में रोका गया मुस्लिम्स को ईस्ट जेरूसलम में वर्शिप करने से या एंटर करने से, और जब बात आपस में ज्यादा बढ़ी तो उसके बाद बैरियर्स को हटा लिया गया इजरायली पुलिस द्वारा, लेकिन तब तक टेंशंस दोनों कम्युनिटीज, दोनों कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद जब चीजें सेटल होने लगी तो एक नया प्लान इजराइल द्वारा बेसिकली प्रपोज किया गया, जिसके तहत सैकड़ों पैलेस्टीनियन फैमिलीज को इविक्ट किया जाना था ईस्ट जेरूसलम से, जिसका जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, अमेरिका है, इन्होंने भी क्लियरली विरोध किया और कहा गया कि ये यूएन चार्टर के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 2,20,000 लोगों को इजराइल ने बसा दिया है ईस्ट जेरूसलम में, और जो पैलेस्टीनियंस हैं वहां पर उनके लिए जगह कम होती जा रही है। जो लोग यहां बसे हुए हैं, इनफैक्ट जो बाकी इजरायलीज भी हैं, वो जो बची हुई जगह है वहां पर भी धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो पैलेस्टीनियंस को, अरब वर्ल्ड को ये एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, एक टेंशन है मैं कहूंगा जिसे लेकर, या फिर एक गैप है दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को लेकर, कि जो हमारे लिए पहले से ही इतनी कम जगह बची है, हमारी जमीन पे इजराइल 1967 से पहले ही कब्जा करके बैठा है, उसके बाद भी जो जमीन हमारे लिए बची है उसमें से भी लगातार वहां के लोगों द्वारा, जूस द्वारा, इजरायलीज द्वारा वहां पे लैंड ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बची कुछ जमीन है वो भी धीरे धीरे करके अगले कुछ डिकेड्स में, सेंचुरीज में हमारे हाथ से पूरी तरह निकल जाए। तो ये भी एक लड़ाई का, मिसट्रस्ट का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। अभी जो लड़ाई हुई, जैसा मैंने कहा, अल अक्सा मॉस्क जो कि मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए तीसरी सबसे पवित्र मॉस्क है, बाद में बनाई गई। पहले जो टेम्पल माउंट बेसिकली वहां पर थे, 17 एडी में जब रोमन्स ने बेसिकली इनको डिमोलिश किया, उनकी जो वेस्टर्न वॉल बची जहां पे आज भी जूस अपनी वर्शिप करते हैं, यहां पर जब भी कंफ्लिक्ट होती है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने हाई होते हैं दोनों के लिए, इनफैक्ट मैं कहूंगा तीनों कम्युनिटीज के लिए, जूस, क्रिश्चियंस, इस्लाम, तीनों के लिए, क्योंकि वो जगह बहुत पवित्र है और टेंशन इतने हाई होने के कारण वहां पर अगर कोई कंफ्लिक्ट होती है तो इमीडिएटली वो एस्केलेट हो जाती है एक बड़े वॉर के रूप में। और इसी कारण जो अभी पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप है हमास, एक्चुअली गाजा पे उसका लगातार कब्जा बना रहा है, वो लगातार कोशिश करता है कि अगर ऐसी कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो तो उस कंफ्लिक्ट को और आगे बढ़ाया जाए। बार बार वो बेसिकली पैलेस्टीनियंस और अरब वर्ल्ड से गुहार करता है कि अपराइजिंग, एक नई अपराइजिंग वहां पर हो, अरब अपराइजिंग वहां पर हो, और जिसके तहत इजराइल को वहां से हटा दिया जाए, उखाड़ फेंका जाए। और यही एक बड़ा कारण है कि गाजा से जो अभी रॉकेट्स फायर किए गए इजराइल की तरफ, और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने अपनी डिफेंस में
बेसिक रिटेलिएशन किया, उसमें दोनों तरफ मुझे लगता है कि कई सैकड़ों जाने गई। यही कारण है कि उस जगह को लेकर एक तरफ इजराइल अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, वहीं पैलेस्टीनियंस और अरब वर्ल्ड लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से या उनका जो हिस्टोरिकल पास्ट रहा है उस जगह को लेकर या रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस रही है उस जगह को लेकर, उसकी वजह से उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को हमेशा रोकने की कोशिश करता है। इसी की आड़ में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास, जिसका गाजा पे अभी लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव कब्जा है, वो कोशिश करता है कि सेंटिमेंट्स को और भड़काया जाए और जो चीजें निगोशिएशन से शायद सॉल्व हो सकें उनको एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का रूप दे दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि अभी जो लड़ाई हुई है इस पे डिफरेंट कंट्रीज का क्या रिएक्शन रहा है। जॉर्डन और बाकी जो अरब नेशंस हैं जिनकी फ्रेंडली टाइज हैं इजराइल के साथ, उन्होंने कोशिश की है कि एक रेस्ट्रेंड रिएक्शन रहे। दोनों कंट्री से कोशिश की है, गुजारिश की है कि आप दोनों आपसी बातचीत से इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का बेसिकली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन वहीं पे ऐसे कंट्रीज जिनकी इजराइल के साथ नहीं बनती है, एंटी इजराइल सेंटीमेंट्स जहां पे हाई है, पर्टिकुलरली ईरान और बेसिकली सीरिया, जिसमें भी सीरिया इतना नहीं, मैं कहूंगा ईरान, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, उकसाने की कोशिश करते रहते हैं पैलेस्टीनियंस को कि वो इजराइल से आर्म कॉन्फ्लिक्ट पिक करें। जहां तक यूएस और यूरोपियन यूनियन की बात है तो उन्होंने भी डिस्प्लेजर अपना एक्सप्रेस किया है कि ये जो वायलेंस हो रहा है ये इमीडिएटली बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में रुके और पीस फिर से एस्टैब्लिश हो सके। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि हाल ही की जो कन्फ्लिक्ट है उसमें ऐसे क्या इवेंट्स हुए, सर्कमस्टांसेस हुए जिनकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। अब अगले 10 या 15 मिनट में हम आपको क्विकली रिकैप करवाने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से वो क्या परिस्थितियां रही जिनकी वजह से बात आज यहां तक पहुंच गई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जूस की जो हिस्टोरिकल कंडीशन रही है। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सुना होगा, इनफैक्ट नाजीज के टाइम पे हॉलोकास्ट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी और सबको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है कि जूस हमेशा से एक प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी के रूप में रहे हैं। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जिसका लंबे समय से अपने रिलीजन के कारण, अपनी प्रैक्टिस के कारण या ऐसा समझा जाने के कारण कि ये बाहर से आए लोग हैं, उसके कारण अलग अलग कंट्रीज में इनका शोषण होता रहा, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। और इस शोषण और एक्सप्लॉयटेशन से निजात पाने के लिए 1897 में जूस ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया जियोनिस्ट मूवमेंट। और इस जियोनिस्ट मूवमेंट का बेसिकली जो एम था वो यही था कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो बर्बरता है, हमारे खिलाफ जो ये दमन हो रहा है, इससे हम कैसे निजात पाएं और इसे निजात पाकर जो हमारा होमलैंड है, एक हम अपना घर बनाएं जिसका नाम इजराइल होगा। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं आज 2021 है, इसके बीच 1897 मैं कहूंगा लगभग 150 साल पुराने हैं। और इसी एम को पूरा करने के लिए जो जूस थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और उसका पर्पस था कि किस तरीके से जूइश होमलैंड स्टैब्लिश किया जाए। और कहां वो जूइश होमलैंड स्टैब्लिश किया जाए? पैलेस्टाइन की धरती पर। क्योंकि जो लिटरेचर था, जो हिस्ट्री थी ज्यूज की, उनके हिसाब से पैलेस्टाइन ही उनकी होली लैंड है, उनका होमलैंड है, सब लोग वहीं से निकले हैं। और जब उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया वर्ल्ड वाइड तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि सभी लोग मिलकर अपना होमलैंड इजराइल, पैलेस्टीन की धरती पर फिर से अपना स्टैब्लिश करेंगे। और इसी ऑब्जेक्टिव, इसी एम को अचीव करने के लिए इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लार्ज नंबर्स में जूज ने स्टार्ट किया ट्रैवल करना पैलेस्टाइन की तरफ। और पैलेस्टाइन पहुंचकर वहां पे लार्ज सेटलमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए, साथ ही साथ बड़ी जमीनें उन्होंने खरीदना शुरू की, घर बनाने शुरू किए, इंडस्ट्रीज शुरू की और धीरे धीरे जो पैलेस्टीनियन लैंड हुआ करती थी उस पर अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया। 1897 के बाद जो एक बड़ा मैं कहूंगा इवेंट हुआ वो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। 1916 में एक इंटरेस्टिंग पैक्ट, बड़ा सीक्रेट पैक्ट जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है
साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट ये एक्चुअली हुआ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में कि किस तरीके से जब ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो वेस्टर्न पावर्स थी वो आपस में मिल बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा कौन सी वेस्टर्न पावर अपने पास रखेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा और वहां पे अपने रूल को या अपने राज को, साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। और इसी सीक्रेट एग्रीमेंट जिसका नाम है साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट, इसी के तहत डिसाइड किया गया कि पैलेस्टाइन ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आएगा। उसके अलावा जो पार्ट होगा वो फ्रेंच कंट्रोल के अंडर रहेगा। और उसके बाद चूंकि पैलेस्टाइन इस 1916 के एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया, जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम के जेम्स बैल्फोर, उन्होंने जूस की जो डिमांड थी कि पैलेस्टाइन में हम अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना होमलैंड बनाना चाहते हैं, उस डिमांड को स्वीकार कर लिया, अग्री कर लिया। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स 1897 जहां पे उन्होंने रेजोल्यूशन लिया, जिमनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, वर्ल्ड जिमनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद 1916 जहां पे साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद बैल्फोर एग्रीमेंट जहां पे इन प्रिंसिपल ब्रिटेन ने कहा कि अगर जूस अपना घर पैलेस्टाइन में बनाना चाहते हैं तो हम इन प्रिंसिपल उससे अग्री करते हैं। और ये पूरा मोमेंट एक तेजी पकड़ने लगा जब 1930s में जब नाजीज का रूल आया जर्मनी में, और जब जूस का प्रोसिक्यूशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका प्रताड़न मैं कहूंगा एकदम से बढ़ने लगा, तो और तेजी से अलग अलग कंट्रीज के जूस अलग अलग एरियाज से अपना मूव करने लगे पैलेस्टाइन की तरफ से कि हम अपने होमलैंड में जाएंगे, वहीं अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। और जब लार्ज नंबर में जूस जो अलग अलग जगह थे, चाहे वो पोलैंड हो, रशिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो या और कोई एरियाज हो, वहां से जब लार्ज संख्या में आकर वो पैलेस्टाइन की धरती पे अपना सेटलमेंट बनाने लगे, तो उस वक्त वहां पे जो अरब्स थे, अरब्स को लगा कि ये तो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये लार्ज संख्या में आएंगे, जमीन खरीदने लग गए, इंडस्ट्री लगाने लग गए, प्रॉस्पेरस होने लग गए। धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें, जिस जमीन पर हम सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं, वहां से हमें ही निकाल दिया जाए। और जब दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी, पैलेस्टाइन चूंकि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, 1916 के एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने उस वक्त चुप्पी साधे रखी। अगर ब्रिटेन उस वक्त कोशिश करता कि इसका कोई समाधान निकाला जा सके, तो हो सकता है दोस्तों बात आज इतनी बढ़ती ही नहीं। लेकिन चूंकि ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बात लगातार आगे बढ़ती गई। जब 1947 में इवैक्यूएट करने का टाइम आया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरे मामले को दोनों पक्षों को आपस में बिठाकर सुलझाने की बजाय हम इसको अब ले जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करेगा कि आखिर इस समस्या का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई और वोटिंग में डिसाइड किया गया कि इस पूरे एरिया को, पैलेस्टाइन को, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। एक हिस्सा जूस के होमलैंड के एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसको ब्रिटिश ने बैल्फोर एग्रीमेंट के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया था, और दूसरा हिस्सा पैलेस्टीनियंस या अरब वर्ल्ड के लिए। और इस जो यूएन वोटिंग का रेजोल्यूशन था, इसको जूस लोगों ने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया कि जो टू नेशन थ्योरी है कि आधा जूस को, आधा पैलेस्टीनियंस को, हम इसको स्वीकार करते हैं। और उसी के साथ उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी इजराइल की। इनफैक्ट उनको लगा कि ये कंस्पिरेसी है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की, यूएन के थ्रू लेजिटिमाइट्स करवाने की, कि हमारी धरती से हम ही को निकाल दिया जाए। और उसी रोष के कारण 1948 में अरब स्टेट्स जो हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, इन कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी, वॉर की घोषणा कर दी। 1948 का बेसिकली वॉर। अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें कि इंडिया उस वक्त क्या रोल प्ले कर रहा था या इंडिया का क्या व्यू पॉइंट था, तो आप सरप्राइज होंगे। इंडिया ने जो यूएन रेजोल्यूशन था कि दो अलग अलग देश बना दिए जाएं, जूस के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए, उसका अपोज किया। इनफैक्ट गांधी जी ने कहा कि ये दो देश बनाना पैलेस्टाइन में से, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ है ये। लेकिन इंडिया ने अपना इंस्टेंस बाद में बदला और इंडिया ने
1950 में इजराइल के क्रिएशन, इजराइल की इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। इंडिया कुछ चुनिंदा देशों में से था जिसने शुरुआत में ही इजराइल की इंडिपेंडेंस या इजराइल एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री को एक्सेप्टेंस दे दी। उसके बाद आपने देखा 1948 का बेसिकली एक वॉर हुआ जहां अरब वर्ल्ड ने अटैक किया इजराइल को, और उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि टेंशन अभी भी लगातार बनी हुई थी, 1967 में इजराइल ने बेसिकली अटैक किया अरब वर्ल्ड्स के ऊपर। 1967 ने इजराइल ने लॉन्च की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के अगेंस्ट। 1967 के वॉर को कहा जाता है द 6 डे वॉर, 6 दिन का युद्ध। और इस 6 दिन में इजराइल ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया इन तीनों कंट्रीज पे, और 6 दिन में ही इजराइल ने छीन लिया, मैं कहूंगा, सीरिया से गोलन हाइट को, जॉर्डन से वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम को, और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा को। एक बार फिर से, सीरिया से गोलन हाइट्स को, जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को, और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को। इनफैक्ट 1967 का जो वॉर है, आज जो लड़ाई चल रही है मॉडर्न डे में, इसमें उसका बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि 1967 में इजराइल ने जिन पार्ट्स पे कब्जा किया वो आज भी, पर्टिकुलरली वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, आज भी इजराइल का लगातार कब्जा बना हुआ है। और इस वजह से, क्योंकि ये वॉर के थ्रू जबरदस्ती कब्जा किया हुआ एरियाज हैं, अरब वर्ल्ड ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और 1967 के टाइम से ही, इस वॉर के टाइम से ही, इन एरियाज को कहा जाता है द ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज। अच्छा, अब यूएन चार्टर की बात देखें। जब ये लड़ाई चल रही थी, 48 की हो चाहे 67 की हो, 48 में किसी ने किसी का कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं किया। 67 में इजराइल ने जॉर्डन हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो, कुछ ना कुछ हिस्सा उनका ऑक्यूपाई कर लिया। और यूएन चार्टर की अगर आप बात देखें तो यूएन चार्टर बहुत क्लियर है कि किसी भी तरह का टेरिटोरियल गेन, मतलब आप कोई भी जमीन युद्ध के दौरान अगर आप जीत लेते हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में ही क्यों ना हो, कि अगर दूसरे कंट्री ने आपके ऊपर अटैक किया, अपने आप को बचाने के लिए आपने रिटेलिएट किया, और उस रिटेलिएशन में आपने उस कंट्री का कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया, तो वो आपको कब्जे से छोड़ना होगा। और इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका कहा गया लैंड फॉर पीस, और उसमें क्लियर मैंडेट दिया गया इजराइल को कि जो आपने ये टेरिटरीज 1967 के वॉर में ऑक्यूपाई की हैं, इनको आपको लौटाना होगा अपने अपने देश, चाहे वो जॉर्डन से आप लोगों ने जो लिया हो, चाहे इजिप्ट से लिया हो, चाहे सीरिया से लिया हो। लेकिन इजराइल ने इस यूएन रेजोल्यूशन को मानने से मना कर दिया दोस्तों। और चूंकि 1967 के रेजोल्यूशन को नहीं माना इजराइल ने, उसके बाद फिर से 1973 में लड़ाई शुरुआत हुई, लड़ाई स्टार्ट हुई, जिसका नाम कहा गया अरब इजरायली वॉर। और ये जो 1973 का वॉर था, इसमें इजराइल को कुछ सेटबैक्स भी झेलने पड़े। जब ये लड़ाई लगातार बार बार चलती रही, तो इजराइल और इजिप्ट ने डिसाइड किया कि हम लोग इस लड़ाई को आपसी बातचीत से खत्म करते हैं। और 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने एक पीस ट्रीटी साइन की, और पीस ट्रीटी के तहत इजिप्ट के जो 2 पार्ट्स इजराइल ने कैप्चर किए थे, जिसमें एक था सिनाई पेनिनसुला, दूसरा था गाजा स्ट्रिप, उसमें से सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस देने का एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट के तहत इजिप्ट पहला अरब नेशन बन गया जिसने इजराइल को 1979 में रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये पूरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रही, कैसे 1897, फिर 1916, फिर बैल्फोर एग्रीमेंट, फिर 1948 का वॉर, फिर 1967 का वॉर, फिर 1973 का वॉर, फिर 1979 की ट्रीटी। और इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैं कहूंगा उनका उदय हुआ, उभर कर आए। 1987 में हमास, जो कि इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है,
उसने जन्म लिया कि पैलेस्टाइन को हम विद यूज ऑफ फोर्स आज़ाद करवाएंगे, जिहाद कर कर। और इसने जो इजराइल को इंडिपेंडेंट कंट्री, जो 1948 का अग्रीमेंट था, उसके तहत 1948 के एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया। और हमास को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है ईरान से और सीरिया से। उसी के पैरेलल मैं कहूंगा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आई पैलेस्टाइन में, जिसका नाम है फतह। और आप लोगों ने नाम सुना होगा यासिर अराफात का। यासिर अराफात फतह के बेसिकली हेड थे। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेसिकली फतह था। और ये ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तरफ हमास था जो कि मिलिटेंट ग्रुप है, दूसरी तरफ फतह था जो बेसिकली यासिर अराफात जिसके हेड थे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इनको सपोर्ट लगातार मिला वेस्टर्न कंट्रीज से। हमास को सपोर्ट मिला सीरिया और ईरान से, फतह को सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्रीज और बेसिकली यूरोप से। तो दोस्तों, ये है इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट की लंबी कहानी। हम लोगों ने आज के लेक्चर के माध्यम से कोशिश की है कि हम आपको डिटेल्ड हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड दें, उसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो कन्फ्लिक्ट हुई है उसके बारे में एक क्विक रिकैप दें। इससे रिलेटेड जो स्लाइड पैक है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर जो लिंक है वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आपको कलर कोडेड प्रेजेंटेशन इसकी डाउनलोड करने के लिए, अपनी रेडी रेफरेंस के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अपने रिवीजन के लिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगले लेक्चर्स के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।